एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों की जो जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, और वो ये होती है कि सर फिजिक्स के कंसेप्ट तो समझ में आते हैं पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कहीं ना कहीं हम सोचते रह जाते हैं कि आंसर कैसे निकालें, इक्वेशंस कौन सी लगाएं। तो आज हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑन हाउ टू अप्रोच फिजिक्स प्रॉब्लम्स। मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटीएंस बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। इन हजारों बच्चों में कई बच्चों की तो रैंक्स टॉप 100 के अंदर भी आ चुकी हैं। जो मेरा एज फार एज माई एक्सपीरियंस कंसर्न, पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और हिंदुस्तान के कई बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जिनमें कोटा और न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट शामिल हैं, उनके अंदर मैं की पोजीशंस के ऊपर काम कर चुका हूं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस सेशन के साथ, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑन हाउ टू अप्रोच फिजिक्स प्रॉब्लम्स। वैसे तो मैंने यहाँ पे 10 स्टेप्स बना रखी हैं कि भाई राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के क्वेश्चंस मिलते ही क्या करना है, और उसके बाद लास्ट में आंसर आने के बाद भी चेक कैसे करना है, उसके लिए पूरी 10 स्टेप्स हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं अक्सर क्लास के अंदर कहता हूं, और वो ये है कि यू मस्ट ऑलवेज लुक फॉर हिंट्स इन द क्वेश्चन। हर सवाल चीख चीख के बताता है कि उसे सॉल्व कैसे करना है। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे सटल हिंट्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जो अक्सर एक अनट्रेन्ड आई नहीं देख पाती। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, जब आप नीट और जेईई के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, तो आपको वो छोटे छोटे हिंट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, और ये सब तब होगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। खैर, अब एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चंस के सामने आपको क्वेश्चन देख के आपको ऐसा समझ में नहीं आता कि ग्रेविटेशन को यूज करना है कि नहीं करना है, मतलब ग्रेविटी को कंसिडर करना है या नहीं करना है। बहुत सीधी सी बात है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ये वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वहां पे ग्रेविटी को यूज करना है, क्योंकि अगर ग्रेविटी को यूज नहीं करना होता तो वो क्वेश्चन में आपको ओरिएंटेशन बताते ही नहीं, और वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसे एक्स्ट्रा वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर नहीं डालते। एक और एग्जांपल ये हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम का एक फैक्टर दे रखा है, मतलब जैसे अगर एक बॉल है वो ऊपर से नीचे तक गुड़कती हुई आ रही है और उसमें कितनी देर लगी, अगर ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कंजर्वेशन लॉज से सॉल्व नहीं होगा, F=ma से सॉल्व ज्यादा आसानी से हो जाएगा। कंजर्वेशन लॉस से अगर आप सॉल्व करोगे तो उस केस में बेसिकली टाइम का फैक्टर, जब भी किसी क्वेश्चन में टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, तो आप कंजर्वेशन लॉस यूज कर सकते हो कि यहां पे उसकी वेलोसिटी इतनी थी तो यहां पे कितनी वेलोसिटी हो गई, या वहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये थी तो यहां कितनी हो गई, या वर्क डन क्या हुआ। ऐसे केसेस में आप एनर्जी कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन या चार्ज कंजर्वेशन लॉज आप सिर्फ तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन के अंदर टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर रहते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑल दी स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज। हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, और जब चीजें हमारे सामने दिखती हैं तभी हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा अक्सर कहता हूं मैकेनिक्स के अंदर, तो इनफैक्ट मेरा ये मंत्र है, मैं अक्सर जो बच्चों से कहता हूं कि सीधी सी बात है, जैसे ही सवाल मिले पहला काम आपको ये करना है कि आपको FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और उसको बनाने के बाद ही आपको एक्चुअली सही से फायदा मिल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इनफैक्ट जो मेरा मंत्र रहता है वो यूजुअली ये रहता है कि FBD बनाओ, खुद जान जाओ। तो क्या FBD आप सबसे फ्री बॉडी डायग्राम आप सबसे पहले बनाएंगे, भाई डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि अच्छे से आपको सिचुएशन समझ में आए कि भाई नीचे से mg लग रही, नीचे की तरफ mg लग रही है, ऊपर नॉर्मल लग रही है, यहाँ से F फोर्स लग गई, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ गया। इस तरीके का जब आप FBD बनाते हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। सर मैकेनिक्स के लिए ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, खासकर अगर आप मैग्नेटिज्म में चले जाओ तो जहां पे 3 डायमेंशंस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है कि अगर एक वायर ऐसे जा रहा है तो उसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे एक और तार है अगर वो ऐसे जा रहा है, उसमें अगर करंट ऐसा है तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। पर ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप एक सुंदर सा बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं समराइज द डेटा। जितना भी डेटा वहां पे आपको दे रखा है वो सारा आप लिख के रख लीजिए, या एटलीस्ट अगर चलो लिखने का टाइम नहीं है तो क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन को के अंदर उस डेटा को अंडरलाइन करते हैं तो उससे आपको ये फायदा मिलता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है, और कोई ऐसा कोई डेटा मिस आपसे नहीं होता है। तीसरा पॉइंट यहां पे होता है कि यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द डेटा इन एक्चुअली वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रेफरेबली SI यूनिट्स।
ठीक है, किसी भी एक सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये गलती होती है यूनिट्स की। सब कुछ समझ में आ गया, सब लगा लिया, सारा दिमाग लगा लिया, लेकिन यूनिट अलग गलत डाल दी। ठीक है, सेंटीमीटर की जगह मीटर डाल दिया, या मीटर की जगह सेंटीमीटर डाल दिया, किलोग्राम की जगह ग्राम ही चले जा रहा है। ये बहुत कॉमन गलतियां हैं जिनकी वजह से, अच्छा जो कॉमन गलती होगी ध्यान रखना, ऑप्शंस के अंदर जितनी भी कॉमन गलतियों से आने वाले आंसर्स होते हैं वो जरूर होंगे। तो अगर आपका आंसर आ भी जाए तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी कॉमन गलती की वजह से ये आंसर आ रहा हो, तो डू कीप इन माइंड कि आपको यूनिट्स का पूरा पूरा ध्यान रखना है, सही यूनिट्स में ही कन्वर्ट कर लो। बेटर हमेशा ये रहता है कि आप सारी चीज़ों को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। अगला पॉइंट होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स इन्वॉल्व। भाई अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइन है, इंक्लाइन के ऊपर यहाँ पर एक बॉल है, और वो बॉल जो है वो नीचे की तरफ गुड़कती हुई आ रही है, गुड़कते गुड़कते वो यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फ्रिक्शन दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। टॉर्क की बातें करनी है, फ्रिक्शन की बात करनी है, वर्क पावर एनर्जी का सवाल है, किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको देखनी है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन कई सारे अलग अलग चैप्टर से भी होता है, कौन कौन से कंसेप्ट एक साथ इन्वॉल्व हैं, उन सब की यहाँ पर आपको बात करनी होगी। अगला पॉइंट होता है, आपको यहाँ पे रिलेवेंट इक्वेशंस लिखनी है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है, मान लो कोई कोलिजन हो गया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, भाई मान लीजिए कि एक छत थी, यहाँ स्प्रिंग थी, एक ब्लॉक था, और यहाँ पे नीचे से एक गोली इसके अंदर मार दी गई जो घुस गई। अब फिर पूछ रहे हैं, बताओ भाई मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कितना आएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा, इस तरीके की कोई बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कंसेप्ट के नाम पर एक तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कोलिजन, उसके बाद फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन। तो उसके लिए आपको जो रिलेवेंट इक्वेशंस हैं वो लिखनी होंगी। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप रिलेवेंट इक्वेशंस लिखते हैं, एक भाई मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, वो इक्वेशंस लिख लीजिए। और उसके बाद जो अगली स्टेप है वो होगा उन इक्वेशंस को सॉल्व करना। मतलब दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। ठीक है, और द मेन कंटेंट, भाई इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, यूजुअली लीनियर इक्वेशंस होती हैं, आराम से सॉल्व हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गंदगी फैलती नहीं है। कभी कभी आपको परेशान करना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, बट जो भी है, या तो लीनियर इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, प्लीज नोट, मैंने अभी तक डेटा जो था, जो अभी शुरू में हमने डेटा सारा एक बार समराइज करके लिखा था ना, या अंडरलाइन करके रखा था, उस डेटा को मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है। वो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, वो डेटा मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। सारा का सारा जो जितनी भी इक्वेशंस मैंने बनाई हैं वो सब टर्म्स में बनाई हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना होता, इक्वेशन लिखनी होती यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन की, इसका मास m1 होता, इसका मास m2 होता, ये v0 वेलोसिटी से जाता, वहां जाके घुस जाता, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते टाइम मैं लिखता m1 v0 इज इक्वल टू, बाद में उसमें धस गया, दोनों एक साथ जा रहे हैं, m2 प्लस m1 इंटू v, यानी कि जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसे आएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं यहाँ फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ फिजिक्स को सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं। भाई मोमेंटम कंजर्वेशन से मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है, भले ही मुझे m1 दे रखा हो, भले ही m2 दे रखा हो, भले ही v दे रखा हो, भले कुछ ना दे रखा हो, जो भी दिया होगा मैं सब कुछ टर्म्स में लिखूंगा। मास m1 m2 v1 v2 u जो भी है, पर वो टर्म्स में लिखा जाएगा। कब तक लिखा जाएगा? इक्वेशन भी वो टर्म्स में लिखी जाएगी, सॉल्व भी वो टर्म्स में ही करी जाएगी, और जब उसके बाद जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए चेक जरूर करेंगे कि अगर मान लो वेलोसिटी आपकी √2gh³ आ रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज डायमेंशनली गलत है, क्योंकि वेलोसिटी के डायमेंशंस √2gh से आएंगे बजाय √2gh³ के। तो डायमेंशनल करेक्टनेस जो है वो अपने आंसर की जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हो गई, तो उस वजह से यहाँ पे एटलीस्ट एक आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शुरू में हम लोग डेटा क्यों नहीं डालते, क्योंकि जो आपका फाइनल आंसर जब डायमेंशंस की, जब फाइनल आंसर जब टर्म्स में आता है, मास के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में, हाइट के टर्म्स में, जिन भी टर्म्स में आता है, तो उससे आप डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हो क्वेश्चन की। ठीक है, कि आपका जो आंसर आ रहा है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज जो आपको मिली हुई है वो डालोगे।
वैल्यूज हम लोग लास्ट स्टेप में डालते हैं, हालांकि ये लास्ट है नहीं, अभी एक स्टेप और है इसके बाद, लेकिन वैल्यूज हम हमेशा लास्ट स्टेप में डालते हैं कि भाई फाइनली क्या क्या हमारी वैल्यूज थी। ठीक है, अच्छा इसका एक रीजन और है वैल्यूज को लास्ट स्टेप में डालने का। क्यों? क्योंकि अगर आप हर स्टेप में एक ही बार वैल्यू डालते जाओगे तो अगर यहाँ वहां पे थोड़ी बहुत आपने अप्रॉक्सीमेशन लगाई, तो मान लो पहली स्टेप में आपने कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ निकाल दिया, फिर अगली स्टेप में फिर अप्रॉक्सीमेशन का और एक अप्रॉक्सीमेशन हो गया। हर स्टेप में अगर आप डेटा डालते जाओगे तो अप्रॉक्सीमेशन बढ़ते जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जितना जल्दी जल्दी आप डेटा डालोगे, जितना शुरुआत में आप डेटा डालोगे, लास्ट में आपका जो आंसर आएगा उसके अंदर एरर बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कभी कोई सॉल्व करते टाइम जब आपने पूरा सॉल्व किया तो ऊपर भी एक ई आया, नीचे भी एक ई आया, ई हो गया ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब वो नॉर्मली तो ई से ई कट गया जब आपने पूरा सॉल्व किया, लेकिन अगर आप हर स्टेप में ही सॉल्व करते जा रहे हो तो पहले आपने उसको ई से मल्टीप्लाई किया पूरे को। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। पहले आपने ई को ई से मल्टीप्लाई किया, कुछ गंदी सी वैल्यू आ गई, फिर ई से डिवाइड किया, एक और गंदी सी वैल्यू आ गई, और पता चला एक तो टाइम ज्यादा लगा, ऊपर से आपने हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए, या मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बड़ा सा नंबर बन गया, फिर उसको उसी को डिवाइड किया 1.6 10⁻⁻19 से, तो फिर से डिवाइड करोगे तो एक तो मल्टीप्लाई भी किया फिर डिवाइड भी किया, उसके ऊपर से एरर्स की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई, और बाकी जितनी ज्यादा प्रोसेस होगी उतनी ज्यादा गलतियों के चांसेस तो हमारे वैसे भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं वैल्यूज जो हैं वो आप हमेशा बिल्कुल लास्ट में डालोगे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, जब सब कुछ सॉल्व हो जाए, सारा एक्सप्रेशन आ गया सॉल्व होके, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर ली है, उसके बाद लास्ट में आप वैल्यूज डालोगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी आंसर की सैनिटी को जरूर चेक कर लेना। सैनिटी को चेक कर लेना मतलब यार सही बात, मतलब जो आंसर है वो मतलब थोड़ा सा फीजिबल आंसर लगना चाहिए। मतलब अगर आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो और मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते 4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गई, तो ऐसा नहीं खुशी के हमारे नाचने लग गए, लो साहब आंसर आ गया, आंसर आ गया। अरे देख तो लो भाई, 4 × 10⁸, अरे आइंस्टीन बाबा ने साफ साफ कहा था 3 × 10⁸ से ज्यादा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी किसी चीज की हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट इवन स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं हो सकती। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पता होगा शायद आपको। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली आंसर गलत है। तो कहने का मतलब यही है कि या चलो ये तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही फिजिक्स वाला आंसर मतलब एग्जांपल ले लिया। भाई कोई आपसे अगर ये कह रहा है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, सवाल में ये आया क्लास में कितने बच्चे हैं, और आप आंसर 7.5 दे रहे हो, तो वहीं कुछ गड़बड़ है। या किसी ने पूछा कि भाई क्लास में कितने बच्चे और आपका आंसर है 58.237, अरे 58 बच्चे हो सकते हैं, 59 हो सकते हैं, 58.237 बच्चे कैसे हो सकते हैं भाई क्लास के अंदर? ठीक है, कि ऐसा तो है नहीं कि 58 तो बच्चे हैं, बाकी थोड़े से हाथ पैर पड़े हुए अलग से, हे भगवान, ऐसी बातें नहीं करते। तो आंसर की सैनिटी आप हमेशा चेक करेंगे कि भाई ये चीज पॉसिबल भी है कि नहीं है। किसी चीज का यहाँ 2-3 ब्लॉक टंग रहे, एक ब्लॉक 2 किलो का, एक ब्लॉक 3 किलो का, एक ब्लॉक 5 किलो का है, और कुछ छोटी मोटी एक्सेलरेशन चल रही है, और फिर पूछा एक और ब्लॉक है, वो बताओ उस वाले ब्लॉक का मास कितना है, और आप बता रहे हो ये तो 500 टन का है, ये 5,000 किलोग्राम का आ रहा है, और 5,000, मतलब हमेशा सैनिटी को जरूर चेक करें। ठीक है, सो आई होप ये छोटा सा सेशन आपके काम आएगा और आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को ज्यादा आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।